हेलो स्टूडेंट। तो आपका जैसे आईएमयू सीटी का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो अगर बात करते हैं तो बहुत लोगों को डाउट्स है कि जो आईएमयू कैंपस है वो कौन कौन से आईएमयू कैंपस है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके कोर्स करवाते हैं। तो मैं वही एक वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि इसकी बहुत सारी क्वेरी है लोगों के कि सर जैसे मुझे चेन्नई आईएमयू से सर क्या मेरा बीटेक हो जाएगा, सर कोलकाता से क्या मेरा डीएनएस हो जाएगा, सर क्या नवी मुंबई से मेरा बीएससी हो जाएगा सर। तो ये जनरली क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो आईएमयू में अगर आपको एक अपनी सीट पक्की करनी है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छी करनी है, अच्छी रैंक लाना है, फिर इसमें पार्टिसिपेट, इसकी काउंसलिंग में ऑनलाइन जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करना है। फिर जो अपना टारगेट है, मान लेते हैं किसी का टारगेट बीटेक है, किसी का टारगेट बीएससी है, किसी का टारगेट मान लेते हैं डीएनएस है। अलग अलग जो टारगेट है कि मुझे आईएमयू कैंपस से करना है। आईएमयू कैंपस से क्यों करना है? क्योंकि वहाँ की फीस कम होती है इन कंपेरिजन टू अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से करता हूँ तो 6 से 7 लाख रुपए फीस लग रही है, आईएमयू कैंपस से करता हूँ तो 2,75,000 रुपए फीस लग रही है। तो एक बड़ा डिफरेंस ये होता है। तो इसी के लिए आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कहाँ से करें, तो कैसे, कितना, क्या, किस कैंपस से, आईएमयू के किस कैंपस में बीएससी होता है, किस में बीटेक होता है, किस में आपका डीएनएस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है स्कूल ऑफ नवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, ये बात कर रहा है। तो एक प्रकार से ये आपका किसके लिए है? बीटेक नवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। तो ये सारे के सारे ओशियन वाले हैं। तो ये जनरली 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। बीटेक है चूंकि ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो ये 4 ईयर का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा। तो ये विशाखापट्टनम जो आपका आईएमयू है तो वहां पर होता है। बीटेक इन नवल आर्किटेक्चर शिप बिल्डिंग, ये आपका विशाखापट्टनम वाले में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एमटेक नवल आर्किटेक्चर में, वो भी विशाखापट्टनम में ही होता है। अगला अगर बात करते हैं एमटेक डिजाइनिंग वाला जो होता है हार्वर्ड इंजीनियरिंग, वो भी विशाखापट्टनम में ही होता है। तो यहाँ पर एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो वो भी आपके विशाखापट्टनम में ही होता है। तो इसका मतलब जो नवल से रिलेटेड है वो आपके विशाखापट्टनम जो आईएमयू कैंपस है उसी में करवाया जाता है। जो आपका नवल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो आपके विशाखापट्टनम में ही करवाया जाता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से नॉटिकल की अगर बात करते हैं, नॉटिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ नॉटिकल स्टडीज, नॉटिकल में आपका डिप्लोमा आ जाएगा और आपका बीएससी आ जाएगा। तो जैसे डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, कौन कौन से आपके आईएमयू कैंपस में करवाया जाता है? तो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते ही होते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका जैसे चेन्नई कैंपस है उसमें आपका डीएनएस होता है और आपका नवी मुंबई जो कैंपस है उसमें होता है। इसका मतलब 2 आपके आईएमयू कैंपस मिले, आईएमयू कैंपस 2 मिले, एक हो गया आपका चेन्नई और एक हो गया आपका नवी मुंबई। ये 2 कैंपस है जो कि आपका डीएनएस करवाते हैं। इसके अलावा कोई भी आईएमयू कैंपस डीएनएस नहीं करवाता है। तो आपको ये काउंसलिंग के टाइम पे एकदम से फिक्स होना चाहिए कि यही 2 करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीएससी जो आपके करवाते हैं कौन से कैंपस है? तो वो आपका जैसे 3 ईयर का बीएससी प्रोग्राम होता है। तो जैसे चेन्नई लिखा हुआ है, आपका कोची वाला जो कैंपस है वो करवाता है, और नवी मुंबई। तो जो डीएनएस का कोर्स करवा रहे थे वो तो दोनों करवा ही रहे हैं, एक कोची वाला और ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बीएससी का करवाते हैं। अब स्कूल ऑफ मेराइन इंजीनियरिंग जो आपका बीटेक इन मेराइन होता है उसकी अगर बात करते हैं, तो बीटेक जनरली आप लोगों का 4 ईयर का कोर्स है। यहाँ पर चेन्नई करवा रहा है, कोलकाता करवा रहा है, मुंबई पोर्ट करवा रहा है। तो 3 कैंपस आपके बीटेक करवा रहे हैं, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एमटेक की अगर बात करते हैं तो कोलकाता ही करवाता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेराइन इंजीनियरिंग तो ये आपका मुंबई पोर्ट करवाता है। ठीक है, तो हमें बात करनी थी यहाँ पर बीटेक इन मेराइन की जनरली, तो उसी के लिए ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता है
जो ग्रेजुएट हो चुके हैं अलग अलग फील्ड में और एमबीए और बीबीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें जैसे बीबीए वाले जो आपके मान लेते हैं उसके नहीं है, बात करते हैं यहाँ पर जनरली वो आपके पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं और वो करना चाहते हैं बीबीए, मान लेते हैं इसी में उनको आपको क्या करना है, जनरली उनको मर्चेंट नेवी का कोर्स करना है, मर्चेंट नेवी का कोर्स करना है और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रह गया, तो वो क्या कर सकते हैं, जनरली बीबीए कर सकते हैं। बीबीए अगर बताएं तो यहाँ पर 3 ईयर का नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, ये आप बाहर रह करके कर सकते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है। और ये विशाखापट्टनम में करवाया जाता है, विशाखापट्टनम जो है बीबीए लॉजिस्टिक। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका चेन्नई और कोच्चि करवाता है जनरली। यहाँ पर अगर बात करते हैं एमबीए पोर्ट एंड शिपिंग का, चेन्नई और कोच्चि करवाता है। एमबीए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन वाला अगर बात करते हैं लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट, चेन्नई करवाता है, कोच्चि करवाता है, कोलकाता करवाता है, विशाखापट्टनम करवाता है। तो ये जनरली कुछ कोर्स हैं जो आपके एमबीए में तो ये अलग अलग दे रखे हैं। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि किसमें डीएनएस होता है, किसमें बीएससी होता है, किसमें बीटेक होता है, तो वही एक बार मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपको पता ही है कि आईएमयू सीईटी का फॉर्म ओपन हो चुका है, तो जनरली किस किस कोर्स के लिए आईएमयू सीईटी का एग्जाम दिया जा सकता है, तो जो मैंने बताया जितने भी कोर्स उनके लिए आईएमयू सीईटी का कोर्स और एक प्रकार से आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया जा सकता है। तो पहली बात अगर यहाँ पर बात करते हैं तो आपका जैसे लिखा हुआ है आईएमयू सीईटी फॉर किसके लिए, बीटेक के लिए, बीएससी के लिए और डीएनएस प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर ये यूजी के लिए जनरली हो गया। और फिर यहाँ पर आईएमयू सीईटी फॉर एमटेक प्रोग्राम के लिए भी होता है। ठीक है, आईएमयू सीईटी फॉर एमबीए प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट ऑनलाइन एमबीए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं ये बाकी चीजें आपको यहाँ पर पता होंगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से बच्चे, जैसे जनरली क्वालिफिकेशन की बात आती है तो जो आपके एमटेक करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है जैसे आपका 1 ईयर वाले डीएनएस के लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कौन कौन सा 1 ईयर का जो आपका डीएनएस का कोर्स होता है लीडिंग टू बीएससी अप्लाइड इन नॉटिकल साइंस, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करवानी पड़ेगी। क्या होना चाहिए, 10+2 आर इक्विवेलेंट, ये लिखा हुआ है। पीसीएम एवरेज मिनिमम एग्रीगेट कितना होना चाहिए आपका, 60% होना चाहिए, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th क्लास। 10th और 12th क्लास में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं बीएससी किसमें, फिजिक्स में हो सकती है, मैथ में हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है, ये भी डीएनएस के लिए क्या है, एलिजिबल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन 1 ईयर द वन ऑफ द ईयर विद एन एग्रीगेट 55%, तो जैसे बीएससी वाला है तो वो 55% ले आएगा अगर एक प्रकार से इन फाइनल ईयर मार्कशीट, ध्यान रखना फाइनल ईयर में 50% मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब वो भी डीएनएस के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं और बीटेक या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये किए होगा तो वो भी फ्रॉम आईआईटी और फ्रॉम अ कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, मतलब जिसकी मान्यता प्राप्त कॉलेज है जैसे या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो उनसे जो बीटेक किया हुआ होगा वो भी एलिजिबल है। बट एग्रीगेट उसका क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर का 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए जब 12th का बच्चा है उसके लिए 60% दे रखा है, 60% से कम नहीं होना चाहिए। जो बीएससी का बच्चा है वो आपका 55% से कम नहीं होना चाहिए, और जो बीटेक का बच्चा है उसके लिए 50% होना चाहिए। तो ये अपना अगर कैरियर बनाना है तो बाई चांस पीसीएम में नहीं आया है
तो आपको कुछ दिन वेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। और ऑप्शन है आपके पास, आप पहले वो करिए फिर इसके बाद आइए। बट ये नहीं है कि आपका सपना रुक जाएगा, सपना आपका पूरा कर सकते हैं, टाइम लग सकता है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, एक एलिजिबिलिटी ये भी होनी चाहिए, अनमैरिड ही होना चाहिए, नहीं कि ग्रेजुएट हो गए हैं आपने शादी कर ली है और फिर सोचे, ये नहीं हो पाएगा भाई, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी रखना ही पड़ेगा आपको। यहां पर अगर बात करते हैं, नोट द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट 10th एंड 12th क्लास, ये कंपलसरी है, वो चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीटेक वाला हो और चाहे 12th वाला हो, ठीक है। इनको ये मार्क्स कंपलसरी है कि 10th और 12th क्लास में या डिग्री एग्जामिनेशन में 50% आपके कंपलसरी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, पहले ही बात किए थे कि 17 से एक प्रकार से 25 होती है, 17 से 25 होना चाहिए। कब? 1 अगस्त को, 1 अगस्त अगर मैं बात करता हूं, 1 अगस्त को आपकी 1 अगस्त 2026 को मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए, ध्यान रखना, मैक्सिमम 25, मिनिमम आपका 17 ईयर। आप अगर 16 पॉइंट मान लेते हैं 9 के भी हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, 17 हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर अलग अलग कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, जैसे फीमेल कैंडिडेट है जनरल के लिए 2 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं तो 5 ईयर रिलैक्सेशन है, अगर एससी एसटी के लिए करते हैं तो 7 ईयर का रिलैक्सेशन है, ये वुमेन के लिए रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा भी है द रेफरेंस डेट फॉर कैंडिडेशन ऑफ द एज विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंस ऑफ द एकेडमिक सेशन, क्या? 1 अगस्त 8वां महीना और 2026, तो अगस्त से काउंट की जाएगी आपकी एज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट दे रखा है यहां पर अगर बात करते हैं तो आपको नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पर वही अगर बात करें रिलैक्सेशन का, तो जनरली एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जैसे अभी मैंने पीसीएम मार्क्स की बात किया था, पीसीएम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, पीसीएम ये मैंने कहा था 60% आपके मिनिमम होना चाहिए। बट अगर एससी और एसटी क्लास का बच्चा है एक प्रकार से, तो उसके 55% भी होंगे तो वो एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फॉर एससी एसटी कैंडिडेट देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ पीसीएम। पीसीएम में अगर 55% भी है तो वो भी एलिजिबिलिटी रखता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन इंग्लिश, अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश में भी 5% का रिलैक्सेशन है। जनरली अगर उसके 45 मार्क्स भी हैं एससी एसटी के तब भी उसका काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चों को समस्या आती है फिजिकल फिटनेस की, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल फिटनेस, ये बहुत सारा क्वेश्चन बच्चा पूछता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट seeking admission to the DNS program must be medically fit, including eyesight and hearing as prescribed in the merchant shipping medical examination rules 2000 as अमेंडेंट। तो जो 2000 में आपके कुछ रूल्स बने थे उसके हिसाब से उसको आई साइड के हिसाब से फिजिकली फिट होना चाहिए। तो जनरली आई साइड क्या हो सकता है, अगर एक आई का यहाँ पर मान लेते हैं 6/6 है तो दूसरी वाली 6/9 की भी चल सकती है। एक आई अगर आपकी 6/6 की है तो दूसरी वाली 6/9 की भी चल सकती है। जनरली आपको क्या करना है, 6/6 हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। बट ये आपका सपना नहीं तोड़ सकती है कि अगर कहें कि एक आई का मेरा पावर थोड़ा सा बढ़ गया है तो चलेगा, बट 6/9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पर आई साइड का मामला, हाँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्ट करता है आपको, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
यहाँ पर तो जैसे IMU CET MBA के लिए तो अब थोड़ा सा मैंने पहले बताया था कि MBA अगर किसी कोई करना चाहता है तो उसके लिए, तो जैसे आपको पता है कि जो DNS BSc और BTech के लिए कर रहे थे एक प्रकार से, तो उनके लिए जो IMU CET का पेपर होता है, IMU CET का पेपर होता है, उनके में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 200 मार्क्स में अगर बात करते हैं तो फिजिक्स आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ आपका 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको 40 मार्क्स आते हैं। वहीं पर अगर GS एंड एप्टीट्यूड है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये भी आपके 40 मार्क्स आते हैं। तो यहाँ से 40 मतलब 50 50 20 40 40 एक प्रकार से 200 हुए। 200 क्वेश्चन आने हैं जो कि सिलेबस ये लिखा हुआ है। बट वहीं पर अगर कोई बच्चा मान लेते हैं MBA का एग्जाम MBA करना चाहता है तो IMU CET में वो अगर एंट्रेंस एग्जाम देता है तो उसका जो रहेगा क्वेश्चन पेपर 120 का रहेगा, 200 की जगह 120 का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसका सिलेबस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वही आपका एक प्रकार से एप्टीट्यूड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, वही रीजनिंग एंड रीजनिंग। तो एक प्रकार से उनके लिए मैथमेटिकल ही पूरा पोर्शन हो जाएगा। रीजनिंग हो गया, डेटा एबिलिटी हो गई, नॉन वर्बल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव वही एबिलिटी हो गई। तो एक प्रकार से वही जनरली जो आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड मैथ पढ़ते हैं तो वो वाला पोर्शन के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए तो बहुत आसान होता है, ठीक है। जनरली किसी भी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कर सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ मतलब आगे जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वहीं पर MTech प्रोग्राम के लिए अगर कोई कुछ करना चाहता है और IMU CET का एग्जाम देना चाहता है, मान लेते हैं BTech किया हुआ बच्चा है, वो सोच रहा है कि यार यहाँ से जॉब नहीं मिली और प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो एक तो आपका जनरली अगर बात करते हैं तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप MTech करना चाहते हैं तो आप MTech यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 120 क्वेश्चन आने हैं, 120 क्वेश्चन वही मल्टीपल टाइप है। तो यहाँ से सिलेबस में क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगी, वन ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और आपका मैराइन इंजीनियरिंग, नॉवल आर्किटेक्ट एंड ओशियन इंजीनियरिंग। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जरूर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जनरली ये एक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट 3 IMU CET एज मेंशन्ड अबव आर scheduled to be conducted at the same time on the same date। ये तीनों जो IMU CET के एग्जाम है एक ही दिन पर एक ही टाइम पर होंगे, ये भी नहीं कि अलग अलग डे पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इसको कोई इतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से जैसे कैंडिडेट के लिए अगर कुछ चीजें लिखी हुई हैं तो यहाँ पर अगर बात कर रहा है कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ एडमिशन टू DNS के लिए साल में 2 बार बैच स्टार्ट होते हैं। एक आपका जनरली अगस्त में स्टार्ट होगा और एक आपका फरवरी में स्टार्ट होगा। तो जो आप अभी मई में एग्जाम देंगे ये फरवरी 2027 तक स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है कि एग्जाम IMU CET का 2 बार होता है साल में, एक ही बार होता है। उसकी जो वैलिडिटी होती है फॉर DNS कोर्स वो आपके फरवरी 2027 तक रहेगी। तो वही यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। जो भी आप IMU CET का एग्जाम दे रहे हैं तो जैसे एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपका आया, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है, 1 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन राइट क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, राइट क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, मान लेते हैं आपने रॉन्ग कर दिया, तो इसका जो ये वाला एक सही हुआ था तो इसके 0.25 मार्क्स मिलेंगे माइनस के, ठीक है। तो 1 मार्क्स यहाँ से मिलना था, यहाँ से ये घट गया। तो एक क्वेश्चन आपने सही किया और एक गलत किया तो आपकी जो मार्किंग हुई वो 0.75 मार्क्स आपको मिले। इसी प्रकार आपने एक क्वेश्चन सही किया, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक प्रकार से आपकी मार्किंग क्या हो गई, 0 हो गई। एक क्वेश्चन सही किया,
4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 0 मार्क्स मिला। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूं। जनरली बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, और भी मैं इसी प्रकार के कुछ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो जनरली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।